चलिए आज हम लोग लेके चलेंगे थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब हाई एंड क्वेश्चन गुडविल के कैसे सॉल्व करते हैं। रूटीन क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट ही है, सुपर प्रॉफिट ही है, लेकिन उसके अंदर जो एडजस्टमेंट्स आती हैं, टेढ़ी एडजस्टमेंट्स, उनको कैसे हैंडल करेंगे सीखेंगे। अगर थोड़ा सा देख लेना, आज हम देखेंगे कि कैसे वैल्यूएशन ऑफ अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की अगर एडजस्टमेंट आए तो कैसे हैंडल करना है। ठीक है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का मैंने पहली क्लासेस में आपको एग्जांपल करके बता दिया था, उसे कैसे एडजस्ट करते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले पार्ट को, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, बेसिकली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आइए जरा एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम कैसे हैंडल किया जाएगा, वो चीज क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर हम लोग देखेंगे। और एक और चीज सीखेंगे कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या चीज होती है। ठीक है, ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। इनका गुडविल की कैलकुलेशन करते समय हम कहां इस्तेमाल करते हैं, दैट वी हैव टू सी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माना जाए आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हैं तो मुझे बताइए स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कोई बताएगा मुझे। व्हाट ऑल यू रिक्वायर, ऑनलाइन में बताइए। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या चाहिए आपको। आयरन ओर चाहिए, और क्या चाहिए बताइए। और और रेता, चाहिए। बजरी, और पता नहीं क्या क्या है ना। फर्नेसेस चाहिए, फर्नेसेस चलती हैं किससे, बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से, या गैस चाहिए आपको। मतलब पावर सप्लाई चाहिए आपको। आयरन ओर चाहिए, कोल चाहिए। ठीक है, लेबर वगैरह तो खैर ठीक है, रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं मैं, आपको ये सब चाहिए। आप आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप आयरन की रॉड बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, बार बनाते हैं, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में काम आती है, देखा होगा ना, सरिया वगैरह लगता है। सो दैट्स फाइन। आपको पता चला कि आपका अगर मान लो सपोज, अगर मान लो आपको कोयले की सप्लाई बंद हो जाए तो क्या होगा। विल योर प्रोडक्शन सस्टेन फॉर लॉन्गर टर्म, प्रोडक्शन चल पाएगा अगर कोयले की सप्लाई मिलनी बंद हो गई तो। नहीं मिलेगी। आयरन ओर की सप्लाई बंद हो जाए तो, वाटर सप्लाई आपके यहाँ बंद हो जाए तो, क्योंकि आप क्या करते हैं, तो मतलब स्टील बनाते हैं, उसको फिर अलग अलग डिग्री पे उसको ठंडा करते हैं। उससे क्या देखा होगा ना आपने, साइंस में पढ़ा होगा, 10th क्लास में, 9th क्लास में, जब आप हॉट स्टील को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ठंडा या गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदल जाती हैं। तो पानी भी चाहिए आपको। पता चला इलेक्ट्रिसिटी कट जाए आपकी फैक्ट्री की, तब क्या होगा। तो फर्नेस जो होती है, फर्नेस उसको इग्नाइट कैसे करोगे आप, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। तो आपको लगता है, आपको पता चला कि जो आपका कॉम्पिटिटर है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, वो डोमिनेट कर रहा है पावर सप्लाई कंपनी को, या कोल माइन कंपनी को, या फिर मान लो आयरन ओर कंपनी को। वो ऐसे आपको क्या कर रहा है, ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है। तो अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, कोल वाली कंपनी में शेयर ले लीजिए, 20%, 25%। पावर सप्लाई कंपनी में 10%, 15% शेयर आपने अक्वायर कर लिया। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, शेयर्स अक्वायर करते हैं अलग अलग कंपनी में। तो ये किसी कंपनी में जब आप शेयर अक्वायर करते हैं, किसी कंपनी में जब आप शेयर अक्वायर करते हैं इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड योर बिजनेस इंटरेस्ट, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट मेड इन other companies in order to safeguard, in order to promote, in order to protect, in order to diversify your business interest, उसे कहते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या हुए, आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर और डिवेंचर खरीद लेते हैं कि मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो बेच देंगे। ठीक है, तो मतलब इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन प्राइस ऑफ शेयर्स, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, इसकी कहानी क्यों चल रही है। अब आप क्या करेंगे, जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं, याद है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में, जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन करते समय आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय आपको ट्रेड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो बेटे जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है वो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन करते समय जुड़ती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होती है। अभी जब थोड़ी देर में थोड़े और कंसेप्ट कराने के बाद जब मैं आपको लेके चलूंगा किसमें, ट्रेड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते समय, तब आपको वहां पर ये चीज और क्लियर होगी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अपनी शीट खोल के देखिए जरा एक बार, आपको दिखा देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे। ओपन अप द शीट, देखिए जरा, ऑनलाइन में मुझे बताएंगे कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। सी द शीट हियर, क्या इज इट विजिबल ऑन ऑनलाइन, बताइए। यस सर।
नहीं काम, हाँ। तो देखिए यहाँ पर, ये देखा आपके सामने दिख रहा है पेज नंबर 4 पे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द फर्म और कंपनी इन एनी अदर कंपनी और फर्म, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी शेयर्स डिवेंचर्स इन ऑर्डर टू सेफगार्ड इट्स ओन बिजनेस इंटरेस्ट और टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ एसेंशियल आइटम्स। ये नॉन करंट और करंट दोनों होता है, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते समय इसको इंक्लूड करते हैं। दूसरी डेफिनेशन दे रखी है, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय अ फर्म और कंपनी इन द शेयर्स एंड डिवेंचर्स अदर कंपनी टू प्रमोट इट्स ओन ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज। ट्रेड इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आप दूसरी कंपनी में खरीदते हैं ताकि आपको उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन होने से क्या फायदा मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड। उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और वाइल डिटरमाइनिंग करेक्टेड प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और सुनो ध्यान से जरा, जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलता है अगर वो ट्रेड वाला होगा तो आप उसे ऑपरेट उसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड वाला होगा उसको आप इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट जब आप थर्ड बुक पढ़ेंगे उसमें रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे तब काम आएगा। तो हमने क्या कर दिया, अभी यहां पर सीख लिया। एवरीथिंग इज ओके? अच्छा, ट्रेड नॉन ट्रेड का चक्कर समझ में आया? इसे कैसे हैंडल करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तब पता चलेगा, ठीक है? आइए जरा सीखते हैं कि ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपने बचपन में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा क्या, प्रूडेंस कंसेप्ट। वो कहता था कि क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, ठीक है? नव्या, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर पे हम क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं, है ना? नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं। कहाँ ध्यान है? क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस पर। प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है मैं अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम या ज्यादा कर सकता हूं। अब मैं अगर अपने क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम एंड ज्यादा करूंगा तो उससे मेरे क्या होगा, प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। उससे पहले मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फर्क पड़ेगा। तो उसके इफेक्ट को हमें क्या करना पड़ता है, नलीफाई करना पड़ता है when we are calculating corrected profit figure in case of valuation of goodwill। आइए दिखाता हूं कैसे। क्या सब जानते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, ठीक है? मान लिया जाए मेरी नेट सेल्स है 10 लाख रुपए की और मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6 लाख रुपए का, ठीक है? तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 4 लाख रुपीज का। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकलती है उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी थी बचपन में जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ा था। कर रखा है? नहीं करना? गॉट इट? ठीक है, ये कर लिया। वैसे आ जाओ, कुछ अलग चीज नहीं सीख रहे हम। पीछे कृष्णा, चल ठीक है कोई बात नहीं। देखिए जरा, अब मान लो ये मेरा था 2 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक, ये था मान लो मेरा 6 लाख रुपीस का, ये था मान लो मेरा 5 लाख रुपीस का, ठीक है जी? 6 और 2 8 और 5 कितना हो गया? 13, ठीक है? 13 हो गया। 4 कितना? 12 माइनस 6 लाख। तो मेरे पास क्या निकल कर आई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी निकल कर आई है? गॉट इट? ये रही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां। तो आप देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब निकलती है उसको सेल से माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट की फिगर निकल कर आ जाती है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? याद है बचपन का कंसेप्ट या नहीं याद है? थोड़ा बहुत तो याद हो। पांडे जी, है ना? अच्छा ठीक है। आओ ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं? ओवर वैल्यू। यानी कि इसको हमने बढ़ाकर कितना कर दिया? 3 लाख। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा बताइए मुझे अब? क्या रिजल्ट निकलेगा? ये 3 हुआ तो 9 हुआ, 13 हुआ, 7 चला गया। व्हाट विल हैपन हियर? इट विल बी 7 लाख। इफ इट इज 7 लाख इट विल बी 7 लाख। व्हाट विल बी द रिजल्ट हियर? क्या हो जाएगा?
3 लाख। यानी कि अगर अगर ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज हो जाता है, ओवर वैल्यू हो जाता है, तो क्या होने वाला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका नतीजा क्या होगा? प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा? बताइए। प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम? एडजस्टमेंट ऐड करेंगे उसको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ा है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ा है, तो प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। एज अ रिजल्ट हम उसको कैसे ठीक करेंगे? कैसे ठीक करेंगे उसको? ऐड करके। तो याद है आपको, पिछले जैसे आपको दे रखा था 2011-12 का प्रॉफिट 12 थे, वो प्रॉफिट दे रखा होता है और लिखा रहता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था। तो अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, तो वो जेन्युइन बिजनेस ट्रांजेक्शन से थोड़ी हुआ, वो तो हमने कर दिया ओवर वैल्यू उसको। तो उसको ओवर वैल्यू को कैसे ठीक करेंगे? क्या करेंगे? उसको ऐड करके, प्रॉफिट में ऐड करके, तब हम प्रॉफिट की करेक्टेड फिगर निकाल के चलते हैं। एक बात और समझना, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो उसकी करेक्शन कर दी। अगर ओपनिंग स्टॉक इस साल में करेक्शन हुई है, तो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। तो पिछले साल में भी करेक्शन करनी पड़ेगी हमें। ये होती है सबसे खराब चीज। बच्चा सोचता है कि सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कर लो, लेकिन उसका इफेक्ट पिछले साल भी जाता है। ठीक है, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक की करेक्शन करनी है, तो उसका इफेक्ट पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक की बोल के जाएगा। और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक में करेक्शन कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट अगले साल भी जाएगा। अरे भाई, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक जो है अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है ना। अगर इस साल के क्लोजिंग स्टॉक में कोई झोल है, तो वो अगले साल भी तो होगा ओपनिंग स्टॉक में झोल। तो अगर आप इस साल का क्लोजिंग स्टॉक करेक्ट करेंगे, तो आपको अगले साल का ओपनिंग स्टॉक करेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, दोनों करने पड़ेंगे। अगर आपके इस साल के ओपनिंग स्टॉक में कुछ गड़बड़ है, उसे आप इस साल ठीक करते हैं, तो उस ओपनिंग स्टॉक को हम पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। वहां भी हमें करेक्शन करनी पड़ेगी। मतलब एडजस्टमेंट होती एक है, लेकिन इफेक्ट 2 सालों में चला जाता है। अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, बड़ा बड़ा तो ये जो दिख रही है ना आपको, ये समरी बनाकर मैंने आपके नोट्स में डाली हुई है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। दूसरा देखिए, अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक, अभी मैंने ओवर वैल्यू किया था ना, अगर मैं इसे अंडर वैल्यू करता हूं, अगर इसकी वैल्यू 1 लाख हो जाती है, तो क्या होगा बताइए? 6, 10, 11 चला गया, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? बताइए कितनी हो जाएगी? 5 लाख। ये अगर 5 लाख होगा, तो उधर क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू, दिस इज 5 लाख। 5 लाख हो गया तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 5 लाख। यानी कि यानी कि अगर ओपनिंग स्टॉक, देखो ध्यान से सुन रहे हो, अगर ओपनिंग स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड था, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगी? बताइए। वो कम हो जाएगी। और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम एक रटने वाली अप्रोच से पढ़ सकते हैं क्या, कि अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट को बढ़ा दो, ओपनिंग स्टॉक घटे तो प्रॉफिट को क्या कर दो? घटा दो। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। लॉजिक मैंने दिया है आपको यहाँ पर, इस तरह से याद रख सकते हैं। पता चल रहा है इससे कुछ पीछे सर आपको? अच्छा, पढ़ा था चैप्टर ये वाला? ये चैप्टर पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। आज बैठ के पढ़ोगे? आगे देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज डिक्रीज हो गया, हटा देते हैं इसको, हटा देते हैं सारी फिगर। चलो जरा देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाए, तो मतलब 6 की जगह क्या हो जाए? 7 लाख हो जाए। व्हाट विल बी योर रिजल्ट नाउ? 4, 6 कितना? 6, 6, 10 तो 12, 12 में 7 चला गया, तो कितना बचता है? 5 लाख। 5 लाख अगर यहां आ गया, तो व्हाट इज माई रिजल्ट? 5 लाख। यानी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट और एडजस्टमेंट, अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या हो गया? ओवर वैल्यू हो गया, उसका नतीजा क्या निकला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गई? कम हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हुई, तो क्या प्रॉफिट क्या बढ़ गया? ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे लेस करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने का इफेक्ट कैसे कम होगा? उसका उल्टा, प्रॉफिट में माइनस करके। अच्छा, पता चल रहा है कुछ? नहीं, नहीं, धीरे धीरे कुछ नहीं होता, या तो आया या नहीं आया। पता चला कुछ? डोरेमोन। अच्छा, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया 5 लाख से, इसका मतलब क्या हुआ? 4, 6, 10, 12 कितना बचेगा? ये 7 लाख।
ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 लाख, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लाख। यानी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। कैसे ठीक करूंगा उसको, ऐड करके। तो बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो प्लस करके ठीक होगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो माइनस करके ठीक होगा। और उसका उल्टा, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ गया तो माइनस करो, क्लोजिंग स्टॉक घट गया तो क्या करो, तो प्लस कर दो। ठीक है, ये देखिए, ये आपके नोट्स में समरी की फॉर्म में दे रखा है। कैन यू सी दिस, पेज नंबर 4 पे ऑनलाइन में दिख रहा है आप लोगों को। व्हेन प्रॉफिट इज एडजस्टेड, यस सर। एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू स्टॉक व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो जाए तो ऐड टू द प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू हो जाए तो डिडक्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक के अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू का फिर फाइनल इफेक्ट दिखा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो जाए तो कैसे ठीक करेंगे, प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे, अंडर वैल्यू हो जाए तो क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। दिस इज डन। लेकिन अगर आपके पास लॉस है, मान लो भाई, जब आप गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं जरूरी थोड़ी हर जगह प्रॉफिट ही दिखे, कहीं आपको लॉस भी दिख सकता है। तो क्या करेंगे, देखिए, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो लॉस में ऐड कर देंगे, करना वही है प्लस माइनस, लेकिन लॉस में ऐड करके उसको ठीक कर देंगे। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो लॉस में हाँ होगा सेम, लेकिन क्योंकि लॉस लॉस होता है अल्टीमेटली उसका इफेक्ट अलग तरह से आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो लॉस में से डिडक्ट कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो क्या कर देंगे, लॉस में उसे ऐड बैक कर देंगे। दिस इज डन। ये पार्ट हुआ, सीखा। ठीक है, चलो रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी नोट्स का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करिए फटाफट से। कैन यू सी दिस क्वेश्चन इन योर नोट्स, हाँ है ना, ऑनलाइन वाले बताओ। यस सर। ठीक है, इसको करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट उठा लीजिए 2009-10 का, बता भी कितना है, बताते जाओ मुझे। 1 लाख। फिर अगली वैल्यू उठाओ, कौन सी, 2010-11 की, वो क्या वैल्यू है, 2 लाख। अगली वैल्यू उठाइए 2011-12 की, कितनी है, 2,50,000। अगली वैल्यू उठाइए 2012-13 की, कितनी है, 1,50,000। अगली वैल्यू उठाइए 2013-14 की, कितनी है, हाँ 3 लाख। 1 2 3 4 5 ईयर्स आपके पास है। एक एक करके एडजस्टमेंट देखते हैं। पहली एडजस्टमेंट है मेजर रिपेयर, इसको करोगे तो गिर जाओगे। दूसरी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मैनेजमेंट कॉस्ट है। चलो मैं इसको नीचे से शुरू करता हूं। मैनेजमेंट कॉस्ट 10,000 की इज levied टू मीट मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इन ऑल द ईयर्स। यानी कि हर साल मुझे 10,000 माइनस करना है, या तो एवरेज करके 10 माइनस कर दो, या हर एक में से माइनस कर, हर से माइनस करते जब हम कर ही रहे हैं तो। याद है हमने बताया था रेमुनरेशन सैलरी वाला पार्ट। हाँ, तो हमने क्या कर दिया, माइनस किया 10,000, 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 हर साल से माइनस हो गया एवरी ईयर। ये आपकी हर साल की कॉस्ट थी, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस था नव्या, उसको आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया हर साल से। पहला पार्ट खत्म हो गया। ओपनिंग स्टॉक 2010-11, 2010-11 का ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक क्या हो रखा है, अंडर वैल्यूड। ओपनिंग स्टॉक कम होता है तो हम प्रॉफिट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस, कितना माइनस करेंगे बताइए, 20,000 हम माइनस करेंगे। लेकिन ओपनिंग स्टॉक जो है इस साल का ओपनिंग स्टॉक, तो पिछले साल का क्या, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल में जाके क्या कर देंगे, प्लस 20,000। बताया था इफेक्ट। अगर ओपनिंग स्टॉक इस साल का है तो उसका इफेक्ट पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बोल के जाएगा। और सुनो, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो गया तो उल्टा होता है उसका, तो माइनस कर दिया पिछले साल में। ठीक है, ये इफेक्ट पूरा हो गया वो, और फिर उसके पिछले साल में प्लस, अभी क्लोजिंग भी आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड 5,000 इन 11-12। क्लोजिंग स्टॉक 11-12 में ओवर वैल्यूड है 5,000। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो उसका उल्टा करते हैं, माइनस करेंगे 5,000। और अगर क्लोजिंग स्टॉक इस साल का था तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक अगले साल में आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 5,000। अंडरस्टूड, समझ रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का इस साल का क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है।
अब मुझे बताइए, अगर समझ में आया तो आया, नहीं आया तो फिर मैं दोबारा से बताऊं। ये कंसेप्ट मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले, तब तक आपका क्लास में अवतरण नहीं हुआ था, क्योंकि आप बहुत अच्छे टाइम पे आए थे, आधा घंटा लेट आए थे, तब तक मैं करवा चुका था, लिखवाया था, नोट्स में भी दिखाया था, ऑनलाइन में। एवरीबडी इज ओके कि हमने ये क्या किया, 20 इधर माइनस करके उधर प्लस क्यों किया, इधर माइनस करके इधर प्लस क्यों किया? प्लीज टेल मी एवरीबडी ऑनलाइन, गिव मी द रिस्पॉन्स। जिया, यस सर। नहीं पता चला तो बोलो, मुझे लग रहा नहीं पता चल रहा। नहीं सर पता चल रहा। मुझे नहीं आया। हाँ देखिए, तुम भी समझो जरा, ओपनिंग स्टॉक का नेचर होता है कि अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, तो मैंने अभी रूल दिखाया था आपको, ओपनिंग स्टॉक में जो होता है वही प्रॉफिट में कर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू मतलब वैल्यू बढ़ा दी, तो ठीक करने के लिए प्रॉफिट में जोड़ दीजिए। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अगर अंडर वैल्यूड हो गई है, घट गई है, तो प्रॉफिट में उसको माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। ये है रूल ऑफ थंब, हर जगह चलेगा। क्लोजिंग स्टॉक के साथ उल्टा होता है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो गया, तो प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए, और क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू हो गया तो प्रॉफिट में प्लस कर दीजिए। ठीक है, इधर जो बोल रहा था नहीं पता चला, वो कहानी पता चली। अब एडजस्टमेंट पढ़िए, ओपनिंग स्टॉक 10-11 में क्या लिखा हुआ है, अंडर वैल्यूड लिखा हुआ है। मैं एडजस्टमेंट नंबर पढ़ रहा हूँ सी। ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया, अंडर वैल्यूड, इस साल हुआ अंडर वैल्यूड, तो मतलब ओपनिंग स्टॉक में जो हुआ वही माइनस, ओपनिंग अंडर वैल्यूड मतलब कम किया, तो यहाँ प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक इस साल का था, तो पिछले साल का क्या था, क्लोजिंग स्टॉक, वहां उसको हमने जोड़ दिया। माइक चालू है किसी का, बताइए मुझे। हाँ सर, समझ गया। अच्छा, अब इधर आ जाइए 2011-12 में, क्लोजिंग स्टॉक 2011-12 का क्या हुआ, वो ओवर वैल्यूड है, तो उसको ठीक करने के लिए उल्टा यानी कि माइनस कर देंगे। और ये अगर ओपनिंग स्टॉक, सॉरी अगर ये है क्लोजिंग स्टॉक इस साल का, तो अगले साल का हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, वहां जाके उसको प्लस कर देंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का मतलब है प्लस करना है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका इफेक्ट पिछले साल में जाता है, ओपनिंग स्टॉक है तो उसका इफेक्ट अगले साल में आता है। आई होप दिस पॉइंट इज ओके विद एवरीबॉडी। ठीक है, मैनेजमेंट कॉस्ट हो गई, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन हो गया। अब आ जाइए एक पार्ट और आपके पास है, क्वेश्चन कहता है आपसे कि अ मेजर रिपेयर वर्क कहता है मेजर रिपेयर वर्क, देखिए जरा क्या लिखा है, अ मेजर रिपेयर वर्क ऑफ मशीनरी इज डन ऑन 1 अक्टूबर 2011। मुझे बताइए 1 अक्टूबर 2011 कहाँ आएगा, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में? 10 to 11 में ना, इसमें आएगा, इसमें 11 to 12 में आएगा, इस फाइनेंशियल ईयर में, इस वाले में आएगा वो, इस वाले में, क्योंकि ये अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल मार्च पे खत्म होता है, इसी में आएगा अक्टूबर 2011। इस दिन आपने क्या किया, एक मेजर रिपेयर वर्क किया था मशीनरी पर। मेजर रिपेयर वर्क जो होता है, रूटीन रिपेयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेजर रिपेयर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझिएगा, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, तो उसे हम प्रॉफिट से माइनस नहीं करते हैं, उसे कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपने एसेट्स खरीद ली, मेजर रिपेयर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब ये 10,000 रुपया आपकी रिपेयर जो थी, मेजर रिपेयर, ये आपकी मशीन की कीमत में जुड़ जानी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या कर दिया, डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस, मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको माइनस कर दिया, प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। अब मुझे करेक्शन कैसे करनी चाहिए, प्रॉफिट में से माइनस हो रखा है तो हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे। तो हमने क्या, समझा रहा हूं, हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, कितना यहाँ पर 10,000, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। 10,000 हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ध्यान से देखिए, दोबारा बता रहा हूं, मेजर रिपेयर अक्टूबर 2011 में हुई, उसका इंपैक्ट यहां जाना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में उसका क्या जाएगा, इंपैक्ट जाएगा। मेजर रिपेयर वर्क हुआ आपका इस फाइनेंशियल ईयर में, उसका इंपैक्ट आप क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। रिपेयर वर्क मेजर जो होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसका मतलब है कि आपको वो 10,000 प्रॉफिट लॉस में ना दिखाकर कहां, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाना चाहिए था, जो आपने नहीं किया, नहीं किया, आपने इसे क्या कर दिया, प्रॉफिट लॉस में डेबिट, मतलब प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। कैसे ठीक करूंगा, प्रॉफिट में ऐड कर दिया, कर दिया। और एक क्वेश्चन उसके, इसके अंदर एक कंडीशन और लिखी हुई है, क्या, देखिए, पता चला क्या किया इधर पीछे, अब बोला है कि इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना है भाई, प्रॉफिट में जोड़ दिया, अब प्रॉफिट से तो हट गया, अब वो एसेट्स में जाएगा, क्या बनकर, एसेट्स बनकर, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा।
तो 10,000 का 10% कितना होता है भाई? 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। लेकिन क्योंकि मशीनरी आपने अक्टूबर में खरीदी थी, तो इस साल कितने माइनस होंगे? 500। 500 500 माइनस होंगे। और ये 500 जो है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। अगले साल कितने माइनस होंगे? 850। नहीं, 500, रुक, जब 500 चला गया तो 9,950 माइनस होगा। भाई साहब, 10,000 माइनस 500, वैल्यू 9,500। इसका 10% कितना होता है? 950। हाँ, फिर फिर हमारे पास वैल्यू बन जाती है 8,550 की। उसका 10% कितना होता है? 855 रुपया। तो यू विल डिडक्ट इट फ्रॉम हियर। बचपन में बहुत लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर छोड़ दिया था, और मैंने कहा था डेप्रिसिएशन 12th में बहुत जगह काम आएगा, तो शुरुआत हो गई है। ठीक है। यहां जब हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो 10,00,000 पर 5% निकाला, 6 महीने का निकाला, क्योंकि अक्टूबर में खरीदी थी मशीन। 500 माइनस करा, अब मशीन की वैल्यू 9,500 हो गई। अगले साल 9,500 पे 10% लगेगा, 950। और अगले साल 9,500 में से 850 माइनस करने के बाद ये वैल्यू आती है 8,550, उस पर लगेगा। हाँ बिल्कुल। 9,500, 9,500 में से क्या माइनस करेंगे? 950 माइनस करेंगे, 0, 5 और 5, ये वैल्यू आती है। इसका डेप्रिसिएशन ये रहा, इसका डेप्रिसिएशन ये रहा। गॉट इट? बोलिए। 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 500 आता है। 6/12 क्यों किया? क्योंकि वो मेजर रिपेयर अक्टूबर में हुआ था। मेजर रिपेयर कब हुआ था? अक्टूबर में। कंसेप्ट की। हाँ हाँ, 10,000 वाला नहीं आया। आपने मशीन खरीदी और प्रॉफिट लॉस में डाल दिया, तो प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया था ना। ऐसा तो नहीं होना था। कैसे ठीक करूंगा प्रॉफिट को? ऐड कर दिया, और ये ऐड होते ही हमारी एसेट बन गई। और एसेट्स पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। और हर साल लगेगा। इसके बाद हर साल लगेगा। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट पे लगेगा, डब्ल्यूडीबी मेथड पे लगेगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे लगेगा। इसलिए ऐसा किया। कैन यू कैलकुलेट करेक्ट फिगर ऑफ प्रॉफिट नाउ? बताइए क्या फिगर है प्रॉफिट की यहाँ पर? आप बोलो कितनी आई फर्स्ट ईयर की फिगर? 1,10,000। अगले साल की फिगर क्या आई? 1,70,000। अगले साल कितनी आई फिगर? व्हाट इज द फिगर फॉर द नेक्स्ट ईयर? बताइए। 2,40,000। पक्का से क्या कर रहा है? 500 रुपया है ये। 240 कैसे हो जाए? 2 लाख, देखो 10 से 10 चला गया, और कितना बचा? 245। 2,44,500। कौन है बहादुर बच्चा ये? किसने बोला था आंसर? अच्छा तुम ही हो, ठीक है। नेक्स्ट कितनी बनी वैल्यू? 140, 145। इसमें से 950 माइनस करें तो कितना आता है? 050। क्या करेक्टेड प्रॉफिट दे तो नहीं लिखा क्वेश्चन में? हाँ दे रखा है, चालाक बच्चे। अगली फिगर क्या आएगी? 2 लाख, हाँ 89,145। कितने चालाक बच्चे हैं। हाँ ठीक है। अब आप देखिए, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 1,10,000 प्लस 1,70,000 प्लस 2,44,500 प्लस 1,44,050 प्लस 2,89,145 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 5। बोलिए क्या वैल्यू आती है? कैलकुलेट करिए क्या वैल्यू आती है। हाँ, अरे कैलकुलेटर का बच्चा। 55, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। 9,5,7,6,6,9,5 डिवाइडेड बाय 5 करूं, कितना? 1,191,539। और गुडविल कैसे निकलेगी? 191,539 इंटू कितने से करूंगा?
4 से what value you will get? 766,156. That's your answer. हो गया। तो भारी क्वेश्चन था, दो नहीं लगाया बेटा मैंने, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल में लगाया। वो इसलिए लगाया क्योंकि मशीन इस साल गड़बड़ हुई थी, इस साल वो एक्सपेंस से हटकर एसेट्स बन गई, यहां भी डेप्रिसिएशन लगेगा। अगले साल ही मशीन आपके पास रहेगी, अगले साल भी रहेगी, जब तक मशीन आपके पास है डेप्रिसिएशन लगता रहेगा ना उस पे। भाई डेप्रिसिएशन जो लगता है मशीन को खरीदने के साल के बाद आगे वाले सालों पे लगता है ना, पीछे थोड़ी लगता है, उस पर काटते गए ऐसा कर, क्योंकि पहले साल 10,000 वैल्यू थे इसलिए। तो दिस वाज एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1। बहुत लोगों से नहीं होता ये, इनफैक्ट सभी से नहीं होता है, इसलिए ऐसा किया। क्लियर है ये वाला पार्ट? दिस इज डन। चलिए फटाफट से ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, एग्जाम्पल नंबर 2 ये आप लोगों के ऊपर है, इसे मैं नहीं करवा रहा, ये बहुत आसान है, इसमें सब कुछ आराम से हो रखा है। क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन, मुझे नहीं पता क्या होगा, आप थोड़ा ट्राई करिए, बाकी लोगों को ट्राई करने दीजिए एक बार। नाउ यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर 2 जल्दी से, सिर्फ 10 मिनट का टाइम। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन 2, इनको करने दो ना ट्राई एक बार। क्वेश्चन 2 हो गया? चलो हाँ, मैं अभी डिस्कस कर लूंगा, औरों को ट्राई करने दीजिए पहले, फिर बातें शुरू। क्वेश्चन नंबर 2 करिए फटाफट से शुरू, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए जरा क्या होने वाला है। सबसे पहले उठा लीजिए फिगर 2009-10 की, प्रॉफिट है 2 लाख इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। क्या करना है, इसे प्लस कर देना है। बेटा अपने नोट्स में ना प्लस माइनस लिखते जाओ, सुनो अपने नोट्स में प्लस माइनस लिखते जाओ। एग्जाम्पल 2 का सोल्यूशन आप कर लेना अपने आप में, इधर से प्लस 2 थर्ड नहीं बोला मैंने, 2 प्लस माइनस करते चलिए। बट एक्सक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर ए ₹50,000, पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होती है, समझिएगा मैंने पहले भी बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैप, देखो एक बात समझना, एप्रोप्रिएशन की पीछे सभी लोग सुन लेंगे ध्यान से जरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, इसे लिख लेना बेटा बाद में, पहले सुन लो चीज को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से रेवेन्यू नहीं बढ़ती है, लेकिन पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन देना इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उन्होंने बिजनेस के लिए काम किया होगा तभी तो सैलरी मिलती है, उन्होंने बिजनेस में प्रॉफिट कमाए होंगे तो ही तो इंसेंटिव मिलता है उनको। तो पार्टनर की सैलरी और पार्टनर की कमीशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडिंग है तो एड बैक करेंगे, एक्सक्लूडिंग है तो कुछ नहीं करेंगे। पार्टनर की सैलरी क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग है इंक्लूडिंग? क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग, यानी कि सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, एक्सक्लूड है, कुछ नहीं करा, इसे माइनस करेंगे। तो आपको क्या करना है, 1 लाख का लॉस छोड़ना है, और मैनेजर की सैलरी, सॉरी एक्सक्लूडिंग मैनेजर सैलरी है ना, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मैं 2009-10 की बात कर रहा हूं, इसे माइनस करेंगे। मैनेजर की सैलरी इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दूसरा पार्ट, हाँ, इंक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 1 लाख, ये 2010-11 की बात कर रहा हूँ, ये लॉस है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट और माइनस करेंगे सैलरी टू पार्टनर ए। 2011-12 प्रॉफिट है 1,50,000 एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूड नहीं कर रखा, कुछ नहीं करना, नहीं करना बेटा, माइनस इंश्योरेंस क्लेम नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, एक्सक्लूड है, ऐड ही नहीं करी, टच नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इंक्लूडिंग, रुक जा पूरा करने दे, इंक्लूडिंग वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को जो वेजेस पेड करे आपने, इंक्लूडिंग है मतलब माइनस करना था, माइनस ही, वेजेस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, कुछ नहीं करना। एक्सक्लूडिंग लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, एक्सक्लूड मतलब माइनस नहीं करा, तो इसे माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस क्लेम का कुछ नहीं करना है, एम्प्लॉय का वेजेस का कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स 30,000 वो माइनस करनी है। अगला वाला 2012-13
एक्सक्लूडिंग कमीशन टू पार्टनर, इसमें अमाउंट नहीं लिखा हुआ शायद ना, एंड हटा दीजिए, एंड नहीं आएगा। एक्सक्लूडिंग कमीशन टू पार्टनर 50,000 रुपीज, पार्टनर का कमीशन माइनस करना था, माइनस कर दीजिए। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज अ चार्ज, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, तो क्या करेंगे इसका, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन है तो इसे ऐड बैक करेंगे। और लास्ट पार्ट है इंटरेस्ट ऑन एज लोन है भाई, ए ने हमें लोन दिया तो उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया, ऐड बैक करेंगे उससे। 13-14 का प्रॉफिट 80,000 इंक्लूडिंग ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इसे क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर टू रिजर्व हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता है। एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसे माइनस करेंगे। इस तरह से आपके प्रॉफिट की करेक्टेड फिगर आपके सामने दे रखी है और आप गुडविल कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्या चीज, हाँ क्या 10-11 वाला, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट को जोड़ दो और एक्सक्लूडिंग सैलरी टू पार्टनर से का कुछ नहीं करना। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आपको एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, मैंने नहीं बोला माइनस करना है, वो तो लॉस में जुड़ेगा ना, वैसे तो माइनस करना है उसको। हाँ, इस तरह से, इस तरह से क्या हुआ आपका, ये पीछे दोनों, इसका आंसर निकाल सकते हैं आप, आपकी करेक्टेड फिगर निकल आएगी। एग्जाम्पल नंबर 3, इस पे आइए, एग्जाम्पल 3 करिए। एग्जाम्पल 2 को छोड़ दीजिए, अब आपके पास सोल्यूशन है। अब एग्जाम्पल 3 करिए पूरा पहले। क्या ऑनलाइन में आपको एग्जाम्पल नंबर 2 कोई बच्चे से डाउट है, बताइए, एग्जाम्पल नंबर 2 ऑनलाइन में। अरे बेटा मुझे बताइए, डाउट है तो मैं क्लियर करूंगा, नहीं है तो आई विल मूव फर्दर। नो डाउट सर। 10 to 11 में लॉस था, माइनस 30,000 लिखेंगे, प्लस 1 लाख करेंगे, ठीक है, माइनस 50,000 करेंगे। 2009 to 10 में 2 लाख प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 और माइनस मैनेजर सैलरी 20,000। थर्ड, वही तो सबसे बढ़िया चीज है। हाँ, तो तुम्हारा दिमाग जो कहता है करो ना उसको। नहीं, पहले एग्जाम्पल नंबर 3 खुद ट्राई करेंगे, क्वेश्चन 3 अपने आप करिए, बिल्कुल नहीं। WDV मेथड गधेला, वही होता है, मतलब बचपन की कहानी तुमने बर्बाद कर दी है। एग्जाम्पल 3 को मैं थोड़ा सा विराम देता हूं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको करेंगे अभी। आपने थोड़ा बहुत तो अपना माइंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड करके आइए जरा नोट्स पे नजर डालते हैं और जरा पहुंच जाइए। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दिख रहा है आपको पेज नंबर कौन सा, 3, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। पीछे से सुन लो ध्यान से, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो दो तरह से निकलती है, ध्यान से देखना। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ऐसे करके। अच्छा, ऐसा भी होता है कि टोटल, हाँ वही है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल लायबिलिटीज भी होता है। और ये जो लायबिलिटीज है कौन सी वाली होती है, एक्सटर्नल वाली होती है, एक्सटर्नल। ठीक है, अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है लायबिलिटी साइड अप्रोच से, तो क्या करूंगा मैं, सिर्फ कैपिटल रखूंगा अपने पास, प्लस क्या कर दूंगा, करंट अकाउंट भी कर दूंगा, पार्टनर्स का बोल रहे हैं, करे, और प्लस क्या करेंगे इसमें आप, रिजर्व्स, कौन से रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, प्लस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये सब चीजें जोड़ेंगे, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब वो सारी चीजें विच बिलोंग्स टू ओनर या पार्टनर्स, वो कहलाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप देखिए, ये हिस्सा हो गया, अब ये बचा एसेट्स, इसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो इसी के बराबर तो आएगा। तो देयर आर टू साइड अप्रोच,
एक अप्रोच कहते हैं एसेट साइड और एक अप्रोच कहते हैं कौन सी, लायबिलिटीज साइड। टोटल एसेट्स में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, लायबिलिटीज माइनस कर दूं एक्सटर्नल वाली, तो मेरे पास क्या निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में किया था सारा कुछ, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे करा था, आपकी और बड़े लेवल पे कर रहे हैं इसको। दिस इज फाइन। अच्छा, ये एसेट्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, तो टोटल एसेट्स में जुड़ जाएंगी। और ये लायबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। बड़े एक बात का ध्यान रखना, जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होती है, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, करंट नॉन करंट एक्सटर्नल दोनों वाली। लेकिन जब कंपनी अकाउंट पढ़ते हैं, कंपनी अकाउंट्स 2013 कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में होती है कैपिटल और प्लस नॉन करंट लायबिलिटी भी, यानी कि ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बनती है कंपनी के केस में। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप सिर्फ क्या बनता है, ओनर्स फंड, वही उसी को बोलते हैं हम क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। नोट्स पे नजर डालिए जरा, आ जाइए देखें जरा। पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 देखिए जरा क्या लिखा है पेज नंबर 4 पे। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिखा है ना, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या करते हैं, ओनर के फंड जो होते हैं, ओनर्स फंड, वही क्या बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। क्या बनता है, सिर्फ ओनर्स फंड है जो क्या बनता है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी, ओनर फंड एंड बोरोड फंड, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी मिला के क्या बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। आपको क्या ध्यान देना है, वो सब समझा रहा हूं, वो भी दिखा रहा हूं आप। मोटा मोटा रूल क्या है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, इतना मोटा मोटा रूल है। जरा दोबारा शीट नंबर किस पे पहुंचिए आप एक बार, 3 पे। लायबिलिटी साइड अप्रोच में क्या क्या जुड़ रहा है देखो जरा ध्यान से, पेज नंबर 3 पे देखिए सब लोग। ए का कैपिटल और ए का करंट अकाउंट, बी का कैपिटल, बी का करंट अकाउंट, सी का कैपिटल, सी। याद है क्वेश्चन आया था इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट जोड़ के हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी। रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, ध्यान से सुन लीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, ये सब। अच्छा, अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और कोई क्लेम है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5 लाख रुपए का, क्लेम 1 लाख रुपए का, तो 4 लाख जुड़ेंगे यहाँ पर, इस तरह से। लेकिन ये थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, वो सीए का लेवल हो जाता है, आपका 11th 12th का लेवल नहीं रहता है। सरप्लस, जिसे रिटेन अर्निंग्स कहते हैं, वो वाला पार्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और सुनो बेटा, एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, जो मैंने आपको बचपन में बताया था, those assets which are shown in balance sheet asset side due to some accounting adjustment, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये आप क्या करते हैं, यहाँ इस तरफ आके माइनस कर देते हैं। सोचो, कोई चीज जो एसेट साइड में है, आप एसेट्स में नहीं रख रहे हैं, उसको उठा के लायबिलिटी में ले आएंगे तो क्या हो जाएगी, वहां जाके वो माइनस हो जाएगी। इसी तरह से ओल्ड गुडविल अगर क्वेश्चन में गिवन है, वो भी आप यहाँ माइनस कर देंगे। इसी तरह से अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एसेट्स वाले, उनको उठा के यहाँ डाल देंगे, तो भी आपका आंसर निकलेगा। एसेट साइड अप्रोच पे आइए अब। इन्वेस्टमेंट ट्रेड वाले, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड, इनको मिला के बनता है टोटल। और उस टोटल एसेट्स में टोटल लायबिलिटी माइनस कर देंगे एक्सटर्नल वाली, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और एक तरीका और है कि नॉन करंट एसेट्स में अगर मैं जोड़ दूं वर्किंग कैपिटल और माइनस कर दूं नॉन करंट लायबिलिटी, तो भी हमारा आंसर सेम निकलेगा। और वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। थ्योरी थ्योरी बहुत होगी, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे नहीं पता चलेगा। इसको कैसे करते हैं मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बुक खोलिए, एग्जाम्पल नंबर 1, खोलिए अपनी किताबें फटाफट से, ओपन अप द बुक्स, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, इलस्ट्रेशन नहीं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1। बता रहा हूँ पेज 2.10, नहीं 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 नहीं, कौन सी किताब है यार ये?
हाँ ये वाला 2.13, पेज नंबर 2.13 खोलिए, देखो जरा जल्दी से, पेज नंबर 2.13 देख रहे हैं? इस पर है क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। आपकी बुक में, आपकी बुक में दो तरह से सॉल्व कर रखा है, मैं इसे तीन तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तीन तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 सुनो, अपनी जगह बैठो। एग्जाम्पल 1 पेज 2.13, आप अपने पेज को तीन हिस्सों में बांट लीजिए, मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3 करके। हालांकि मेथड लायबिलिटी साइड का एक ही तरीका है, एसेट साइड के दो तरीके हैं, करके दिखा रहा हूं। मैंने बोला ना लायबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच है? लायबिलिटी साइड। ये कौन सी अप्रोच है? एसेट साइड। एसेट साइड में दो तरीके से होगा, मेथड 1 और मेथड 2। आपकी बुक में सिर्फ दो तरह से कर रखा है। चलो भाई, सबसे पहले लायबिलिटी साइड के आइटम बताइए क्या क्या है मुझे, बोलिए, कोई भी एक बच्चा बताए लायबिलिटी साइड, ऑनलाइन में बताइए, व्हाट आर द आइटम्स ऑफ लायबिलिटी साइड। सबसे पहला आइटम क्या है, बोलिए जल्दी से, बोलो बेटा, टाइम कम है। ऑनलाइन में एनीबॉडी टेक रिस्पॉन्स। Capital accounts. रुक जाओ, कैपिटल, Aman. रुक जा, कैपिटल अमन का कितना है? 1 lakh. 8 लाख। अगला बोलिए। 1 lakh. 1 lakh. अच्छा 1 लाख। आगे? Bhaskar. 1 lakh. भास्कर 1 लाख। और कुछ है? General reserve. रुक नहीं, रुक 90,000. जाओ, ये हो गया 2 लाख यहाँ पर, प्लस जनरल रिजर्व कितने का है बताइए? 90,000. 90,000 का। और आगे बढ़िए। Sundry creditors. सन्ड्री 90,000. क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर को कुछ नहीं करना, वो करंट लायबिलिटी है। अगला बोलिए। Outstanding expenses. ten वो भी thousand. करंट लायबिलिटी, कुछ नहीं करना। अब एसेट साइड में जाइए, एसेट साइड में जाओ जरा एक बार, क्या क्या दिख रहा है? एसेट्स में दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट्स है। गुडविल दिख रहे हैं ना आपको, गुडविल, ये ओल्ड गुडविल है, माइनस ओल्ड गुडविल। कितने की बताओ जरा, कितने की ओल्ड गुडविल? अरे बोलेगी बेटा, कितने की ओल्ड गुडविल? 30,000. 30,000 की माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स, जब तक गुडविल एक्वायर ना हो उसको राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। हाँ जी। अगला, अगला आइटम बताइए, एसेट्स में क्या है? इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में ट्रेड लिखा है, इसलिए कुछ नहीं करना। स्टॉक कुछ नहीं करना, डेटर कुछ नहीं करना, कैश एट बैंक। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्या करेंगे इसका? माइनस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने से? 10,000 से। व्हाट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, बताइए क्या कैपिटल एम्प्लॉयड निकली? 2,90,000 माइनस 40, 2,50,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? लायबिलिटी साइड अप्रोच, क्या जोड़ना क्या घटाना? आपको फॉर्मूला बहुत बड़ा दिया है, लेकिन हमने लिमिटेड आइटम को यूज करा। कैपिटल जोड़ी, रिजर्व जोड़ा, ओल्ड गुडविल माइनस करी, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करी, एंड यू गॉट योर कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कौन सी अप्रोच थी? हाँ, लायबिलिटी साइड। बेटा वो आपको पूरी लिस्ट दे रखी है, क्या क्या प्लस होता है, नोट्स देखिए अपने, पूरे नोट्स में। चलो, अब एसेट साइड अप्रोच में एक एक आइटम बताइए क्या क्या है, एक एक आइटम बताइए। लैंड एंड बिल्डिंग बताइए कितने की है? कितने की है? 1,50,000. 1,50,000 की। अगला आइटम बोलिए। गुडविल तो हम करेंगे नहीं टच, क्योंकि उधर चली गई, गुडविल तो लायबिलिटी में यूज हो गई ना। अरे एसेट साइड के वो आइटम जो लायबिलिटी में चलेगा, उन्हें एसेट साइड अप्रोच में यूज ही नहीं करेंगे। गुडविल आपने यहां माइनस कर दिया, एडवर्टाइजमेंट माइनस को टच नहीं करना। हाँ बोलो अगला। प्लस, ऑनलाइन में बोलना। Investment trade. हाँ 50,000. इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड, कितने के? कितने Fifty के? thousand. 50,000 के। अच्छा एक बात समझना, अगर इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड होता तो क्या करता? यहाँ इस तरफ माइनस कर देता। अगला आइटम बोलो क्या है? Stock. 50,000. रुक जाओ, प्लस कर दिया स्टॉक, कितने का? 50,000 का। अगला आइटम बोलिए। Sundry debtors. प्लस सन्ड्री डेटर्स कितने के? 70,000. 70,000 के। अगला आइटम बोलिए। Cash at bank. कैश एट 30,000. बैंक कितने का? 30,000. कैश एट बैंक 30,000 का। अगला आइटम बोलिए।
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम अच्छा, ऑलरेडी डेबिट माइनस कर रेवेन्यू चुके हैं। एक्सपेंडिचर तो हम इधर जाके माइनस कर चुके हैं, टच नहीं करेंगे उसको। कुछ और बचा? टोटल कर लीजिए, कितना आया? टोटल एसेट्स कितना आ गया? 2,50,000। कितना हो गया? 3,00,000, 3,50,000 माइनस लायबिलिटीज। बताओ लायबिलिटी में क्या क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के? कितने के? 90,000 के ब्रैकेट में। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के? 10,000 के। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकली आपकी? क्या निकली? 2,50,000। दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत है? ये मेथड आपकी बुक में नहीं है। आपकी बुक में क्या मेथड है वो मैं दिखा रहा हूं। आपकी बुक में कौन सा मेथड है वो देखिए। मेथड 2। आप अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल बताओ कितना है। टोटल एसेट्स कितने का? 3,90,000 का। और हमने बोला था टोटल एसेट्स में से आप लायबिलिटी माइनस कर दो। लेकिन टोटल एसेट्स में से कुछ एलिमेंट ऐसे जो हमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्या? पहला है माइनस गुडविल ओल्ड। कितने की गुडविल है बताइए? 30,000 रुपीज की। फिर हमने एक और आइटम क्या था? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कितने का? 10,000 का। अब मुझे बताइए टोटल एसेट्स कितनी की आ गई आपके पास? 3,50,000 की माइनस लायबिलिटीज कितने कितने की? क्रेडिटर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स? 90,000 का। एंड व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के? 10,000 के। 2,50,000 इज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ये आपकी बुक में दे रखा है। दिस मेथड इज गिवन इन योर बुक। ठीक है? वो मेथड आपकी बुक में नहीं दे रखा। हम चाहें तो लूज आइटम करके भी कर सकते हैं और चाहें तो टोटल लेके भी कर सकते हैं। ठीक है? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कैप। गुडविल है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, बुक में दे रखा है वो तो। एग्जाम्पल 2 अपने आप करिए जल्दी से। 2, इससे अगले वाला अपने आप करिए जरा। सॉल्व करो। होमवर्क नहीं अभी करो। बिल्कुल तीनों मेथड से करके दिखाना है। तीनों से करेंगे। एग्जाम में एक ही मेथड करना, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए तीनों मेथड से करके दिखाए फटाफट से। एग्जाम्पल 2। क्या किसी को डाउट है ऑनलाइन में? यहां पर इधर बताइए। आपकी बैलेंस शीट का टोटल एसेट साइड का 390 था। ठीक है? यस सर। इस 390 में गुडविल भी जुड़ी हुई है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी जुड़ा हुआ है। हाँ है ना? यस सर। तो दोनों को माइनस कर देंगे ना, क्योंकि वो तो लायबिलिटी साइड में जाने वाले आइटम वो तो यहाँ रहेंगे ही नहीं। यस सर। तो आपकी वैल्यू आ गई 350 टोटल एसेट्स। है ना? यस सर। देखो बेटा, टोटल एसेट्स ऐसे भी निकाल सकते हैं लूज आइटम से, और ऐसे भी निकाल सकते हैं अलग अलग करके। और उसमें से लायबिलिटी माइनस कर दी तो यू गॉट योर गुडविल, मतलब यू गॉट योर कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके सर। हाँ चलिए करके देखते हैं, आ जाइए करके देखते हैं। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, चलो पार्टनर्स के बताइए मुझे जरा जल्दी से बताइए क्या क्या आइटम थे। आइटम बोलिए, पार्टनर के नाम बोलिए। अमृत कितना? 2 लाख। और बोलिए। सुधीर का कितना है? 2 लाख। और दो ही पार्टनर है। अब आगे अगला लाइबिलिटी का आइटम बोलो। 1,80,000 की। और बोलिए। माइनस गुडविल ओल्ड कितने की? 60,000 की। हाँ नहीं नहीं, इसको पूरा कर, और लोगों ने नहीं करना। हाँ आगे बोलिए। अब तुम देख नहीं रहे दोनों। आगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का? और भाई वो जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट्स नॉन ट्रेड, अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या करते हैं उसको? नॉन ट्रेड मानते हैं। कितने का? 1 लाख का। नाउ टेल मी व्हाट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड? 4 लाख। चलिए लूज एसेट्स के आइटम बताइए कौन कौन से थे? कितने की है? 3 लाख की। आगे बोलिए। इन्वेस्टमेंट तो हट गया। स्टॉक कितने का? 1 लाख रुपए का। और बोलिए।
कैश एट बैंक 60,000 का, सन्डी डेटर नहीं है, डेटर वेटर कुछ नहीं है क्या? 70,000 के टोटल कितना हो गया? डेटर 140 के कितना हो गया? 3 और 4 1 5, 5 लाख माइनस 1 लाख कितना है? ये क्रेडिटर कितने के हैं? 1,80,000 के, और ये दूसरा आउटसाइड 20,000, तो 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 लाख माइनस 4, यू विल गेट योर आंसर व्हाट? 4 लाख। दैट्स डन। इस तरफ आइए, एसेट्स का टोटल बताइए कितना है? 7,80,000 माइनस क्या क्या करेंगे बताइए? ओल्ड गुडविल कितने की? 60,000 की, माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का? 20,000 का, और माइनस इन्वेस्टमेंट्स नॉन ट्रेड कितने का? 1 लाख रुपए का। तो व्हाट इज द टोटल ईयर? 6 लाख नहीं, 780 में से 180 चला गया तो कितना बचता है? 6 लाख। ठीक है, और ये वैल्यू कितने की थी? ये 180, और ये कितने की थी? 20,000 की। तो व्हाट इज योर आंसर? 5 लाख, सॉरी 4 लाख, 4 लाख। तो तीनों तरीके से गुडविल आपकी कैलकुलेट हुई। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट होने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब वो बचा हुआ क्वेश्चन निपटा लेते हैं फटाफट से। 5 मोर मिनट्स बस, 5 मिनट्स हो जाएगा, 5 मिनट। हाँ, हाथी निकल गया, पूछ रह गई है, बस कर लेते हैं। दे दूंगा, डोंट वरी। शीट का एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं करना, कर ले। उसमें ये नहीं था भाई, ये कंसेप्ट था जो छोड़ दिया था। ये जब आप एडमिशन पढ़ेंगे ना, तब ये कंसेप्ट ना कूद कूद के सामने आएगा तुम्हारे। करें, नेक्स्ट क्लास में फिर चेंज इन पीएसआर के लिए डिले होगा। चलो कोई बात नहीं, तुम कर लेना, फिर नहीं करते फिर। और अगर देखना है ना आपने, तो मंडे वेडनेसडे की रिकॉर्डिंग में देख लेना, ट्यूसडे थर्सडे वाली में। ये कर लेंगे, ज्यादा आसान है ना। मैं तो कह रहा हूं कर लो, यही फर्क है तुम्हें और दूसरे बैच में। उनको बोलो 5 मिनट रुक जाओ, वो रुक जाते हैं, और इसीलिए वो आगे चल रहे हैं तुमसे। अरे कर लो यार, कोई बात नहीं, 5 मिनट की बात और है। कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं, चलो। मैं क्या कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ जो एक एडजस्टमेंट है ठीक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने आप कर पाएंगे। मैं हेल्प कर रहा हूँ, अभी रुक जाइए, देखिए जरा। देखिए बेटा, देख लो, फटाफट से खत्म होने वाला है। देखो, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, कोई परेशानी नहीं है, तो आप कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया तो क्या करना? माइनस करके ठीक करेंगे। तब 2015-16 में, और 2016-17 में क्या करेंगे? उसे ऐड कर देंगे, खत्म। मैनेजमेंट कोड हर साल से 24,000 माइनस करेंगे, ये भी हो जाएगा। ऊपर लिखा है 1 दिसंबर 2016 को मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इन अकरिंग ₹30,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। समझना, मतलब आपने क्या किया? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, प्लस कर दो 30,000। ठीक है जी, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगना है? पहले तो ये देखो कि 1 अप्रैल 2016 जो है वो 2016-17 वाले ईयर में आना है, आना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं उसमें। और ये क्या कहता है? 30,000 था। द साइड सम इज ड्यू टू बी कैपिटलाइज, और उस पर क्या लगना है? डेप्रिसिएशन भी लगना है। दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, महीने हुए 4। 30,000 का रेट कितना परसेंट है? इंटू 4/12, 0,000, 1,000 आया। नहीं नहीं, आंसर तो ठीक था।
मैं देख लेता हूं, कोई बात नहीं। आप इसी को लेके चलिए, कंसिडर दैट वैल्यू, शायद नीचे मैं देख लूंगा आपको इस कंसेप्ट को। हाँ 30,000, ठीक है, 10/100, 1,2,1,2,0 इंटू कितना करना था, 4/12। अबे 100 रुपये ली तो है, नहीं 1000, ठीक है, दिस इज करेक्ट, 1000 रुपये ही रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब उसी तरह से करना उसको, कोई इशू नहीं है। आगे चलते, आगे चलें थोड़ा सा। ये पार्ट ऐसे हो जाएगा, और ये जो डेप्रिसिएशन है ये 2016 के बाद आगे तक चलता जाएगा रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट में। अगले साल 2900 पे लगेगा, अगले साल उस वैल्यू पे, ऐसा एक ही साल है, 17-18 भी तो है। अगला कंसेप्ट, 1 अप्रैल को आपने मशीन थी 10,000 रुपए की, उसको 11,000 में बेच दिया। समझना बात को, सुन तो ले बेटा। हाँ बस डी पार्ट पे आ गया मैं, डी पे। 1 अप्रैल 2015 को मशीन की बुक वैल्यू थी 10,000, जिसे आपने बेच दिया 11,000 में, और सेल प्रोसीड यानी कि पूरे के पूरे 11,000 आपने क्या मान लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना माइनस करेंगे बेटा, 11,000, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज अब नॉर्मल इनकम, पूरा का पूरा 11,000 माइनस कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा एक बात और समझिए, और मशीन जो आपके पास, जब आपने उस मशीन को बेचा और रिवेन्यू इनकम माना, तो आपने ये माना कि गुड्स बिके, मशीन तो बिकी नहीं आपकी। उस मशीन पर 2015 से लेकर अब तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, कितना, 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन, कितना कितना, 10%। तो पहले साल क्या करेंगे आप, पहले साल क्या करेंगे आप, 1,000 एड बैक करेंगे, दूसरे साल 900 ऐड करेंगे, तीसरे साल 810 ऐड करेंगे। गॉट इट और नॉट, समझ पा रहे हैं बात को, बोलो भाई। अरे 10,000 का, और 1 अप्रैल को 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। तो आपने जब उसको, जब आपके लिए एसेट्स बिकी नहीं, गुड्स बिकी, तो आपकी एसेट्स तो एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन अब एसेट्स आपने हटा दी, तो उसमें जो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वापस लेना पड़ेगा ना। 10,000 का 10% कितना, पहले साल में वापस करोगे, फिर उसके अगले साल वैल्यू कितनी रही होगी, 9-10, उससे अगली बार 900 रुपए वैल्यू रही होगी, 9,000 वैल्यू, उस पर 900 वापस करोगे, उससे अगले साल 810 वापस करोगे, इसलिए आंसर मिलेगा ये, ठीक है। हाँ हाँ, तुमने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था ना उस मशीन पर जो बिक गई थी, बोलो हाँ या ना। अरे आपकी मशीन बिक गई थी नहीं बिकी थी, तो जो मशीन बिक गई उस पर डेप्रिसिएशन तो आपको वापस लेना पड़ेगा, इसलिए पहले साल कितना ऐड होगा, 1,000, दूसरे में 900, तीसरे में 810। तो ये 15, 16, 17 और 810 के बाद भी अगर कुछ होता तो वो भी ऐड करते, तभी आंसर निकलेगा। आपको ट्राई करके देखना, और नहीं तो फिर ट्यूसडे थर्सडे की रिकॉर्डिंग में देखना। दिस इज फाइन, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।